हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल पॉलिसी पार्ट 2 के बारे में या राजकोषीय नीति के भाग 2 के बारे में। इससे पहले हम राजकोषीय नीति के भाग 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि सार्वजनिक नीति से हमारा क्या अभिप्राय है। सार्वजनिक नीति की विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाएं यहां हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किसी एक दिए हुए समय में किसी देश की सरकार एक पर्टिकुलर फिजिकल पॉलिसी स्टांस फॉलो कर रही होती है, तो वो कौन कौन से स्टांस हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। 3 प्रकार के फिजिकल पॉलिसी के स्टांसेज हमने डिस्कस किए थे। पहला था न्यूट्रल और दूसरा था एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी या फैलावकारी या विस्तारवादी सार्वजनिक नीति। इसके बाद जो तीसरा स्टांस था वो हो सकता था कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी या संकुचनवादी राजकोषीय नीति। ये तीनों स्टांस में से किसी एक समय सरकार किसी एक पार्टिकुलर फिजिकल स्टांस को फॉलो कर रही होती है, तो ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल पॉलिसी के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से यंत्र हैं जिनके माध्यम से सरकार फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। और इसके बाद हमने डिस्कस किए थे जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स या जो ऑटोमेटिक फिजिकल पॉलिसी है या स्वयं समायोजित राजकोषीय नीति है, उसको डिस्कस किया था। इसके साथ साथ जो विवेकशील या डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी, जो डेलिबरेट फिजिकल पॉलिसी है, जिसको हम हिंदी में विवेकशील राजकोषीय नीति कहते हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि वो क्या होती है और किस तरीके से वो काम करती है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में जो भाग 2 है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल पॉलिसी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और किसी देश की जो फिजिकल पॉलिसी है वो उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। चलिए पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप एक्सप्लेन करने में सफल होंगे फिजिकल पॉलिसीज के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को, और इसके साथ साथ आप बता पाएंगे कि किसी देश की फिजिकल पॉलिसी की कौन कौन सी सीमाएं हैं या उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। चलिए हम ऑब्जेक्टिव्स से शुरू करते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स किसी भी देश की फिजिकल पॉलिसी का हो सकता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का कुशलतम या इष्टतम आवंटन, यानी साधन जो हैं वो उन क्रियाओं में लगे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो उन वस्तुओं के निर्माण में काम आए संसाधन जहां उनकी सबसे अधिक जरूरत है या जहां उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो सबसे ज्यादा है। तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी के एक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है उनमें से एक है। हमें सब जानते हैं कि किसी भी देश की जो फिजिकल पॉलिसी है उसका मेन एम होता है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हर देश की सरकार चाहती है कि उस देश की जो आर्थिक विकास की गति है वो काफी तेज हो। अब किसी भी देश की आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए साधनों को जो आवंटन करना और उनको इकट्ठा करना, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूरी है। उसके माध्यम से ही सरकार जो है वह ऑप्टिमम एलोकेशन के रिसोर्सेज को सुनिश्चित कर सकती है। पहले तो हमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करना है, और इस मोबिलाइजेशन के लिए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फिजिकल जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए टैक्सेशन का सहारा ले सकती हैं, जो सार्वजनिक बचत है उसका सहारा ले सकती हैं या निजी बचत का सहारा भी ले सकती हैं। जो रिसोर्सेज हैं सरकार वो बोरोइंग के माध्यम से भी, सेविंग के साथ साथ वो उधार लेके भी इकट्ठा कर सकती हैं। इसके लिए जो सरकारें हैं वो या तो ट्रेजरी बिल इश्यू करती हैं या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इश्यू करती हैं। इसके साथ साथ वो लोन ले सकती हैं घर के अंदर से भी, घरेलू जो सेक्टर है उससे भी, और इसके साथ साथ जो विदेशी पार्टीज हैं, विदेश की जो सरकारें हैं, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी वो बोरो कर सकती है। और इसके साथ साथ उस देश की सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग के माध्यम से भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकती है, यानी जो डेब्ट है उसको मोनेटाइज कर सकती है, डेफिसिट को मोनेटाइज कर सकती है। जो फिजिकल डेफिसिट रखते हुए सरकार नए नोट छापकर उसकी कमी को पूरा कर सकती है, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। उसके द्वारा भी सरकार रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकती है। अब ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर और सब्सिडीज या इंसेंटिव्स जो हैं, इन तीनों को यूज करते हुए जो सार्वजनिक पॉलिसी के किसी भी देश की जो फिजिकल पॉलिसी है राजकोषीय नीति के एक मुख्य यंत्र होते हैं, उनको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को उन चैनल्स में डायरेक्ट करने के लिए यूज कर सकती है जिनकी वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यानी सरकार चाहती है कि कौन कौन से सेक्टर्स में निवेश जाए,
कौन कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, तो सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से, सब्सिडीज के माध्यम से और दूसरे प्रोत्साहनों के माध्यम से ये इंश्योर कर सकती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल डिजायर्ड सेक्टर्स में जाए। इसके लिए वो टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज को यूज कर सकती है, ताकि जो सेक्टर सरकार डेवलप करना चाहती है, निवेश उन सेक्टर्स में जाए। इसके साथ साथ सरकार ये चाहती है कि कुछ सेक्टर्स में निवेश ना जाए, तो इसके लिए फिजिकल पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट टूल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, टैक्सेशन। हाई टैक्सेशन लगा सकती है ताकि रिसोर्सेज उन सेक्टर से निकलें जहां सरकार नहीं चाहती कि वहां ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, और उन सेक्टर में जाए जहां सरकार चाहती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी वहां बढ़े। तो इस तरीके से सरकार जो है वो फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर कर सकती है। दूसरा एक और जो इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ। जो देश की सरकार है वो अपनी फिजिकल पॉलिसी या जो भी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके माध्यम से चाहती है कि उस कंट्री की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो जितनी तेजी से हो वो ही अच्छा है। तो इसके लिए सरकार कोशिश करती है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसका रेट भी बढ़े, इसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका रेट भी बढ़े। दोनों को दोनों सेक्टर यानी चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, दोनों में निवेश के रेट को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए सरकार जो बहुत सारे फिजिकल पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे टैक्सेशन है, पब्लिक बोरोइंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, या जो पब्लिक इंटरप्राइजेज की सेविंग्स हैं, सरप्लसेज हैं, उनको इस तरीके से कंबाइंड मैनर में यूज कर सकती है ताकि वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट ना करें, ताकि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट हो, तेजी से उस देश की आर्थिक विकास की गति बनी रहे। तो इसके लिए वो फिजिकल पॉलिसी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकती है ताकि उनका उत्पादन, उपभोग और वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तीसरा एक इंपॉर्टेंट जो मोटिव हो सकता है किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी का, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोजगार सर्जन। हर देश की सरकार चाहती है कि उस देश में बेरोजगारी कम से कम हो, और फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए सरकार बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर सकती है। क्योंकि हमें पता है कि जो अल्पविकसित देश हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए इन कंट्रीज में जो फिजिकल पॉलिसी है या पब्लिक पॉलिसी है उसका एम ये होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा हो, यानी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े, जिसके फलस्वरूप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो अराइज होंगी। तो हर देश की सरकार फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है या एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो उनमें सरकार ज्यादा निवेश करके ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर कर सकती है। इसके साथ साथ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी विभिन्न रोजगार की परियोजनाएं चला सकती है, जैसे कि हमारे देश की सरकार मनरेगा और जो NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, और अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन हैं उनके द्वारा अर्बन एरियाज में वो कोशिश करती है कि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट है वो हो, तो वहां पर सरकार अपने एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट कर सकती है। हमें पता है दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज में ज्यादातर होती है, एक साइक्लिक और दूसरी डिस्गाइज्ड। साइक्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने के लिए फिजिकल पॉलिसी को क्या करना होगा, फिजिकल पॉलिसी को, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा और मॉडर्नाइज करना होगा। तो इसके लिए फिजिकल पॉलिसी का, अगर किसी कंट्री में साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं तो उसकी कोशिश होनी चाहिए उस देश की फिजिकल पॉलिसी की कि वो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे और मॉडर्नाइज करे ताकि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। इसलिए जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो नई इंडस्ट्रीज की स्थापना में जाना चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की तरफ जाना चाहिए, और इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र का विकास करने में जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जब बिजनेस साइकिल्स आते हैं, खासकर जब डिप्रेशन और रिसेशन आते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक कुशन प्रोवाइड करता है। इसलिए सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए, जिसके फलस्वरूप जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सकती है। इसी तरीके से अगर इकोनॉमी में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं,
तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाए, क्योंकि हमें पता है जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुख्य कारण है। और इसके लिए जरूरी है कि सरकार जो है वो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाए ताकि इकोनॉमी विशियस सर्कल से बाहर आए। तो इसलिए जो सरकार का उद्देश्य है वो यहां फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से ये होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन करे विदाउट इन्फ्लेशन। ये ध्यान रखना है कि जो इन्फ्लेशन है वो ना बढ़ पाए, क्योंकि जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है या इकोनॉमी ग्रो करती है तो इन्फ्लेशन का डर रहता है। इसलिए कोशिश सरकार की यह होनी चाहिए कि वो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को बढ़ाए लेकिन इन्फ्लेशन को चेक इन रखे। इसलिए गवर्नमेंट का रोल यहां पे होना चाहिए एक इन्वेस्टर के रूप में, एक स्टेबलाइजर के रूप में, एक सेवर के रूप में और एक इनकम रीडिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। किसी भी देश की राजकोषीय नीति का और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या आय और धन की असमानता को दूर करना। क्योंकि हमें पता है कि जो इनइक्वलिटीज होती हैं वो समाज में बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक असहिष्णुता लेके आती है। पॉलिटिकल और सोशल डिसकंटेनमेंट बढ़ जाता है ड्यू टू इनइक्वलिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो उत्पन्न होती है। इस इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है उसको दूर करने के लिए सरकार को सूटेबल फिजिकल पॉलिसी डिवाइस करने की जरूरत है, ताकि जो इनकम्स के गैप हैं बिटवीन रिच एंड पुअर या बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको ब्रीच किया जा सके, उसको कम किया जा सके। आय तथा धन की विषमताओं को दूर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करने के लिए सरकार को चाहिए कि वो अपना निवेश उन प्रोडक्टिव चैनल्स में डायरेक्ट करे जिनका लाभ उन लोगों को ज्यादा हो जिनकी इनकम लो है, यानी लो इनकम ग्रुप्स को उस इन्वेस्टमेंट का फायदा ज्यादा हो, जिसके फलस्वरूप उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो और वो टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग कर सकें। प्रगतिशील करारोपण या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो आय और धन के वितरण की विषमता को दूर करने का एक सफल साधन है। सरकार अमीरों पर अधिक मात्रा में कर लगाकर, गरीबों को कर में छूट देकर या गरीबों को अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करा सकती है, जिसके फलस्वरूप उनकी इनकम बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ सरकार संपत्ति कर या उपहार कर के द्वारा भी आय की असमानता को दूर करने का प्रयास कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार विलासिता की वस्तुएं या जो आयातित वस्तुएं हैं उन पर भारी मात्रा में कर लगा सकती है, क्योंकि इनका उपभोग प्राय अमीर वर्ग या धनी वर्ग ज्यादा करता है, जिसके फलस्वरूप आय की असमानता को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। इसी तरीके से जो फिजिकल पॉलिसी है उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है या दूसरा इंपॉर्टेंट जो उसका यंत्र है वो सार्वजनिक व्यय है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से भी सरकार आय और धन के वितरण की विषमता या असमानता को दूर करने का प्रयास कर सकती है। सरकार अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी को या व्यय नीति को इस तरीके से बना सकती है कि उसका लाभ समाज के जो कमजोर और उपेक्षित वर्ग है उसको ज्यादा हो। सरकार इस वर्ग के लिए यानी कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा सकती है, वस्त्र और आवास उपलब्ध करा सकती है, चिकित्सा सुविधाएं उनके लिए मुफ्त या काफी कम रेट पर उपलब्ध करा सकती है, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से भी सरकार आय और धन के पुनर्वितरण को जो है वो ज्यादा कुशल बना सकती है, ज्यादा न्यायपूर्ण बना सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो एक्सपेंडिचर और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से देश में आय और धन के वितरण में जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास कर सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, या कीमत स्थिरता तथा जो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करना। जैसा कि प्रोफेसर नरकसे ने कहा था कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ही किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा तो उस इन्वेस्टमेंट के फलस्वरूप इन्फ्लेशन उत्पन्न होगा। लेकिन प्रोफेसर नरकसे का मानना था कि इसका उपाय ये नहीं है कि हम निवेश करना छोड़ दें। इसके विपरीत जो फिजिकल पॉलिसी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक बोरोविंग है, उनके माध्यम से सरकार दूसरे तरीके अपना के फिजिकल पॉलिसी के वो जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर सकती है, यानी उसके लिए निवेश कम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसी भी देश की जो फिजिकल पॉलिसी है उसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज प्राइस। अर्थशास्त्री तथा जो नीति निर्धारक हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जो स्टेबिलिटी है वो दोनों
ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी की या इकोनॉमिक पॉलिसीज की, यानी जो आर्थिक विकास है और आर्थिक स्थिरता है वो अविकसित देशों के लिए जो उनकी नीति है उसका एक संयुक्त उद्देश्य होता है। एक डेवलपिंग कंट्री में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो प्राय इन्फ्लेशन के माध्यम से दिखाई देती है, यानी एक विकासशील देश में जो आर्थिक अस्थिरता है वो मुद्रास्फीति के रूप में प्रकट होती है। फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का इन देशों में प्रयास ये होना चाहिए कि वो विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन का कारण बनने वाली बाधाओं और जो संरचनात्मक रिजिडिटीज है, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज हैं, उनको दूर करने का प्रयास करे। इसके साथ साथ जो सरकार है वो राजकोषीय नीति के माध्यम से जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, उनका फिजिकल कंट्रोल ज्यादा मजबूत करे। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में वो कंसेशन प्रोवाइड करे, रियायतें दे यानी और सब्सिडी प्रोवाइड करे, और इसके साथ साथ जो डाउन ट्रोडन या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी में जो इम्बैलेंसेज हैं उनको कम किया जा सकता है। किसी भी कंट्री की सरकार फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकती है। उनमें से कुछ मुख्य कदम हो सकते हैं जो कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम यानी अनिवार्य जमा योजना के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति को कम करने का प्रयास कर सकती है। सार्वजनिक ऋण के माध्यम से रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकती है, जिसके फलस्वरूप इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ईज किया जा सकता है। व्यय कर लगा सकती है। द गवर्नमेंट थ्रू फिजिकल पॉलिसी इट कैन इम्प्लीमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन, जिसके फलस्वरूप इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। जो रेंटियर क्लासेज है, धनी वर्ग है जो रेंट वसूल करता है, जो असामान्य लाभ प्राप्त करता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कैपिटल गेन्स टैक्स लगाए जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ईज किया जा सकता है। इसके साथ साथ सरकार लोगों में बचत करने की जो आदत है उसको प्रोत्साहित कर सकती है। ऐसी उत्पादन योजनाओं में सार्वजनिक निवेश कर सकती है जिनकी फलन अवधि कम होती है, यानी जिनका जेस्टेशन पीरियड ज्यादा कम होता है, जो जल्दी रिजल्ट देती हैं। ऐसी उत्पादन प्रक्रियाओं में निवेश करके सरकार इन्फ्लेशन को ईज कर सकती है। इसके साथ साथ सरकार अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती है। सप्लाई साइड को मैनेज करने का भी सरकार प्रयास कर सकती है, जिसके फलस्वरूप अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके फलस्वरूप इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है उसको ईज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का वो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूरी है। अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तो उसके फलस्वरूप जो निवेश है वो काफी कम होगा। इसलिए हर देश की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वो कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आर्थिक स्थिरता को बनाए रखे। इसके लिए उनको इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों को मेंटेन करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जो विदेशों में फ्लक्चुएशंस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन या रिसेशन, तो उसका इंपैक्ट उस कंट्री की इकोनॉमी पे भी पड़ता है। इसलिए जो सूटेबल फिजिकल पॉलिसीज डिवाइज करके सरकार या कॉन्ट्रा साइकिल या कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी को डिवाइज करके सरकार ये कोशिश करती है कि उस कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। तो इकोनॉमिक प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी किसी भी कंट्री की जो फिजिकल पॉलिसी है उसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट या संतुलित क्षेत्रीय विकास। जो विभिन्न क्षेत्र हैं किसी भी देश के या किसी भी इकोनॉमी के, उनमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। प्राय होता क्या है कि जो एक कंट्री डेवलप करता है तो कुछ सेक्टर जो हैं या कुछ एरियाज जो हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और कुछ एरियाज जो हैं वो कम डेवलप होते हैं, वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, जिनको हम बैकवर्ड एरियाज कह सकते हैं। इसलिए सरकार को इन बैकवर्ड एरियाज के लिए, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिए स्पेशली फिजिकल पॉलिसी को फोकस करना पड़ेगा या फिजिकल पॉलिसी फोकस करती है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के वहां पर इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं हो पाती हैं। जो बैकवर्ड एरियाज है उसमें इंडस्ट्रीज नहीं जाती हैं, तो इसके लिए सूटेबल फिजिकल मेजर्स जरूरी हैं। वो सूटेबल फिजिकल मेजर्स टैक्स इंसेंटिव हो सकते हैं और इवन सब्सिडी भी हो सकती हैं। या जैसे हमारा जैसा एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें फिजिकल ट्रांसफर हो सकते हैं, वो स्टैट्यूटरी भी हो सकते हैं और डिस्क्रिशनरी भी हो सकते हैं। उनको प्रोवाइड करना जरूरी है लेस डेवलप्ड रीजन में, ताकि जो कम विकसित क्षेत्र हैं उस देश के, वहां पर जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो,
उन क्षेत्र में इंडस्ट्रीज जाए तो इंडस्ट्रीज को विभिन्न इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। मैंने अभी बताया वो इंसेंटिव टैक्स एग्जम्पशंस के रूप में हो सकते हैं और सब्सिडी के रूप में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी का, वो है इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी है उसका है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है, यानी निवेश और पूंजी निर्माण होना जरूरी है। क्योंकि किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब उस कंट्री में निवेश होगा और कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इसलिए सरकार का जो उसकी फिजिकल पॉलिसी है उसके माध्यम से यह प्रयास होता है कि हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सके, यानी जितना ज्यादा मात्रा में कैपिटल फॉर्मेशन की जा सकती है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार दो तरीके से फिजिकल पॉलिसी को डिवाइड कर सकती है। एक तो वो पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड या तो डायरेक्टली कर सकती है या उसको इनकरेज कर सकती है। पब्लिक सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इंसेंटिव्स के द्वारा बढ़ा सकती है, उसको प्रोत्साहित कर सकती है। इसके साथ साथ सरकार का जो दूसरा तरीका है फिजिकल पॉलिसी का टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ये है कि जो सोशली लेस डिजायरेबल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल के वहां किया जाए जहां पर जो निवेश है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी सरकार समझती है कि इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में होना चाहिए, वहां ले जाना चाहिए और वहां से निकाल लेना चाहिए जो सोशली लेस डिजायरेबल है, सामाजिक रूप से जिनकी वांछनीयता कम है, उनसे निकाल के उन क्षेत्र में निवेश लेके जा सकती है सरकार जहां उनकी वांछनीयता ज्यादा है। इसके साथ साथ जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो टैक्सेशन के माध्यम से, डेफिसिट स्पेंडिंग के माध्यम से और फॉरेन बोरोइंग के माध्यम से भी सरकार जो है फॉरेन की सेविंग्स को यूज करके फॉरेन बोरोइंग के द्वारा वो भी जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा सकती है। ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा सरकार निवेश और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि आधारभूत ढांचा या जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो किसी भी कंट्री के विकास के लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे खुद प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा ना ले, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस को काफी एफिशिएंट बनाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। इसलिए सरकार को फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से ये प्रयास करना पड़ता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, आधारभूत ढांचा ज्यादा से ज्यादा विकसित हो। इसलिए सरकार रेलवेज पर, स्कूल्स पर, डैम्स पर, बिजली, रोड, ऐसे जो सार्वजनिक या पब्लिक गुड्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी अपनी पब्लिक एक्सपेंडिचर को करती है ताकि लोगों के वेलफेयर में वृद्धि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, जिसके फलस्वरूप आगे जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो काफी फास्ट हो सके। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किसी भी सरकार की फिजिकल पॉलिसी का होता है वो होता है टू रिड्यूस द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सरकार फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से कैसे करती है? जैसा कि हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ज्यादातर हमारे जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं उनके गैप के कारण होती है। तो सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जिनके द्वारा जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोवाइड हों, यानी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स मिले, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज और सम अदर फॉर्म्स। इसी के साथ साथ सरकार ये प्रयास करती है फिजिकल पॉलिसीज के माध्यम से कि जो इंपोर्ट्स करते हैं उन पे जैसे ज्यादा मात्रा में टैक्स लगाया जाए, अगर इंपोर्ट्स पे ज्यादा मात्रा में टैरिफ्स लगाए जाएं तो इंपोर्ट कर्व हो सकता है। इसके साथ साथ सरकार उन सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट कर सकती है जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में काम पे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से सरकार जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को दूर कर सकती है। इसके साथ साथ सरकार अपनी जो पॉलिसी है उसको ईज कर सकती है, उसको आसान बना सकती है और एफडीआई को जो अपने पास अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिड्यूस करने के लिए सरकार जो है फिजिकल पॉलिसी का सहारा ले सकती है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने डिस्कस किए। किसी भी कंट्री की सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का प्रयास करती है। आइए हम देखते हैं फिजिकल पॉलिसी की प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी समस्याएं क्या है। पहला है कि जो पॉलिसी के जो टाइम लैग्स हैं, यानी जब हमने किसी फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया तो उसके इंप्लीमेंट करने का टाइम और प्रॉब्लम के अराइज होने का टाइम, उसमें गैप कितना है, उसके कारण जो फिजिकल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस है वो अफेक्टेड होगी। जब तक
जो टैक्सेज और पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो चेंजेस हैं वो नीटली टाइम्ड नहीं होंगे, बहुत अच्छी तरीके से टाइम्ड नहीं होंगे, तब तक जो काउंटर साइक्लिक इफेक्ट्स हमें चाहिए, यानी अगर इन्फ्लेशन है तो हमें इनकम को रिड्यूस करने वाले इफेक्ट चाहिए, और अगर डिप्रेशन है तो इनकम और प्राइसेस को बढ़ाने वाले इफेक्ट चाहिए, लेकिन वो तब तक हमारे डिजायर्ड काउंटर साइक्लिक इफेक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे जब हम जो फिजिकल पॉलिसी है उसको प्रॉपरली टाइम नहीं कर पाएंगे, यानी उसको हम ठीक समय से पहचान नहीं पाएंगे और उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर वो टाइमिंग सही नहीं होगी तो उसके इफेक्ट जो है वो डिजायर्ड नहीं होंगे एक तो, और दूसरा कई बार अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी उसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। बेसिकली जो पॉलिसी टाइम लैग्स हैं उनमें 3 तरीके के लैग्स हो सकते हैं। पहला है रिकॉग्निशन लैग, दूसरा है आपका लेजिस्लेटिव लैग, और तीसरा है एग्जीक्यूशन लैग। यानी जो रिकॉग्निशन लैग है वो ये कहता है कि जब एक प्रॉब्लम अराइज हुई तो पॉलिसी मेकर्स ने कब रियलाइज किया कि हमें काउंटर साइक्लिक मेजर्स लेने चाहिए, तो ये टाइम गैप इसके बीच में हो सकता है, यानी प्रॉब्लम उत्पन्न होने का समय और इस चीज की रिकॉग्निशन का समय कि हमें काउंटर साइक्लिक इफेक्ट्स को यूज करते हुए उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। तो ये जो रिकॉग्निशन या पहचान का जो टाइम इंटरवल है उसमें कुछ समय लग सकता है। इसके बाद एक बार हमने समस्या को पहचान लिया कि हमें एक समस्या है का मतलब है या तो इन्फ्लेशन है या आपका डिप्रेशन है या इनकम आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो काउंटर साइक्लिक मेजर्स आप लेना चाहते हैं उनके लिए आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी लगभग हर कंट्री में जो फिजिकल मेजर्स हैं वो पार्लियामेंट से पास होने जरूरी है, जैसा कि इंडिया में भी जरूरी है कि जो देश की पार्लियामेंट है, संसद है, उन काउंटर जो साइक्लिक मेजर्स हैं यानी टैक्स रेट में चेंजेस हैं, एक्सपेंडिचर में चेंजेस हैं, वो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं हो सकते, तो उसमें टाइम लग सकता है। तीसरा, हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी कर लिया और हमने उसके लिए जो रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन है वो भी कर लिया, लेकिन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो तुरंत उसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा, वो तुरंत लागू हो जाएंगे, उसमें एग्जीक्यूशन लैग में भी कोई टाइम होता है। अब ये तीनों लैग मिलकर टोटल पॉलिसी टाइमिंग लैग्स मिलती हैं। इन टाइम गैप्स के फलस्वरूप जो फिजिकल पॉलिसी है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमने रिसेशन के लिए कोई मेजर लिया, लेकिन जब तक वो मेजर इंप्लीमेंट होता है तब तक इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ चुकी होती है, वो पहले से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में जा चुकी होती है, और उसके कारण अगर हम फिजिकल पॉलिसी के वो मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं, उनका इफेक्ट बाद में आता है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है या प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि जो वेरिएशन इन टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं वो सही समय पे किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉलिसी की इफेक्टिवनेस जो होती है फिजिकल पॉलिसी की वो कम हो जाती है। दूसरा है कि जो फिजिकल पॉलिसी है उसकी करेक्ट साइज और नेचर को डिटरमाइन करना, यानी हमें ये पता लग गया कि इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, तो हमें किस साइज के मेजर लेने हैं और कौन से मेजर लेने हैं। क्या हमें टैक्स रेट को घटाना चाहिए, क्या हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, क्या हमें नए नोट छाप के डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज करना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका साइज, क्या होना चाहिए उसका कंपोजिशन, और किस टाइम हमें उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी फिजिकल पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन इनका करेक्ट आंसर पाना भी उतना ही मुश्किल है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है क्राउडिंग आउट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री की जो फिजिकल पॉलिसी है उसके फलस्वरूप जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से या तो हम टैक्सेस को घटाते हैं या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं। जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो उसके कारण क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब है कि जब सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है तो उसके फलस्वरूप जो प्राइवेट सेक्टर की साइज है वो घट जाती है। प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी साइज घट जाती है, क्योंकि इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसके कारण गवर्नमेंट की बोरोविंग्स बढ़ेंगी। गवर्नमेंट अगर बोरोविंग्स लेगी तो जो सेविंग प्राइवेट लोगों के हाथ में है वो जो सेविंग्स हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएंगी, और प्राइवेट सेक्टर के लिए यूज करने के लिए जो मनी की अमाउंट बचेगी वो काफी कम होगी, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए था वो
वहां नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसके कारण वो मार्केट से अगर बोरो करती है तो उसके फलस्वरूप इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो प्राइवेट सेक्टर के लिए हायर इंटरेस्ट रेट रिजीम एप्लीकेबल होगा, और उस कंडीशन में हमें पता है कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का कम होगा। तो फिजिकल पॉलिसी के फलस्वरूप जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है तो या तो वो टैक्स बढ़ाएगी या मार्केट में बॉन्ड्स और सेल करके मनी बोरो करेगी। ये दोनों जो मेथड हैं, टैक्स बढ़ाने से भी और बॉन्ड्स को सेल करने से भी जो प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है वो घट जाएगा, तो जिसके कारण जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, या अगर हम चाहते हैं कि उसको वो तेजी से बढ़े तो वो या तो बढ़ेगी नहीं या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इसके कारण क्राउडिंग आउट का इफेक्ट हो सकता है। हालांकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ये आर्गुमेंट था कि गवर्नमेंट जो है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा मनी को यूटिलाइज करने में, उसको खर्च करने में ज्यादा असक्षम होती है, इनएफिशिएंट होती है। इसलिए जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर कम होगा, प्राइवेट सेक्टर का इकोनॉमिक वेलफेयर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो जो मनी है उसको ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू द पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो जाएंगे अगर पब्लिक बोरोइंग बढ़ती है, तो उसके फलस्वरूप भी जो रेस्ट ऑफ इकोनॉमी है उसमें स्लोअर ग्रोथ रेट हो सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसकी है पुअर इंफॉर्मेशन, यानी हमें जो फोरकास्टिंग है फिजिकल पॉलिसी के लिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, लेकिन अगर जो फोरकास्टिंग है वो पुअर है या हमारे पास जो सूचनाएं उपलब्ध हैं वो काफी कम है, जब तक ये पूरी सूचनाएं हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी तो फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती, इफेक्टिवली डिसाइड नहीं की जा सकती। तो पुअर इंफॉर्मेशन एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, गवर्नमेंट अगर ये सोचती है कि इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है और उसके फलस्वरूप एडी या एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन मान लो ये जो फोरकास्ट है जो गवर्नमेंट ने की वो अगर गलत होगी तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन आ जाएगा और इसके फलस्वरूप जो इफेक्ट हमें चाहिए था उससे अपोजिट इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है फिजिकल पॉलिसी की वो बजट डेफिसिट है। जैसा कि हमने बात की थी कि अगर सरकार एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी फॉलो करती है तो उसका बजट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। अब बजट डेफिसिट बढ़ने के कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बजट डेफिसिट ज्यादा होगा तो सरकार को या तो फ्यूचर में ज्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप क्राउडिंग आउट हो सकता है। फिर रियल बिजनेस साइकिल क्रिटिक है ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ये कहती है कि जो रियल बिजनेस साइकिल है वो ये कहता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है दे आर हैपनिंग या दे हैपन्स ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड सप्लाई साइड शॉक्स। इसलिए जो फिजिकल पॉलिसी है वो डिमांड साइड की पॉलिसी है, और अगर डिमांड साइड पॉलिसी को यूज करते हुए हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो स्थिति है वो और खराब हो सकती है, क्योंकि हमें सप्लाई को बढ़ाना है, सप्लाई साइड पर ध्यान देना है, लेकिन जो फिजिकल पॉलिसी है उसका जो मेन कंसंट्रेशन है वो डिमांड साइड पे है। तो इस आधार पे भी फिजिकल पॉलिसी की आलोचना की जाती है, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ फिजिकल सेलेक्टिविटी से हमारा अर्थ यह है कि जो फिजिकल मेजर्स हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। इसका मतलब कि वो जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे मेजर्स हैं, जब भी कोई मेजर लिया जाता है तो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल पॉलिसी है वो सिलेक्टिव होती है और वो मार्केट मैकेनिज्म को इफेक्ट करती है, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स जो हैं उन पर उसका विपरीत असर पड़ सकता है और कुछ सेक्टर पे हो सकता है उसका कोई इंपैक्ट ही ना हो। फिजिकल पॉलिसी की एक और मुख्य समस्या एडवर्स इफेक्ट ऑन डेब्ट मैनेजमेंट हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं अगर कंट्री में रिसेशन है तो देश की जो सरकार है वो फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना खर्चा बढ़ा सके, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आए। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है, अगर प्रोसेस ऑफ रिकवरी लंबी चली जाती है तो उसके कारण सरकार बार बार अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ाती जाएगी, और सरकार को फिजिकल डेफिसिट बढ़ाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं उन्हें लोन लेना पड़ेगा। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी तो उसके फलस्वरूप जो पब्लिक बोरोइंग बढ़ेगी और पब्लिक डेट बढ़ता जाएगा।
इसके कारण क्या होगा कि जो डेब्ट रीपेमेंट का जो ओब्लिगेशन है उस कंट्री का बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर सरकार कर्जा लेती है तो सरकार कर्ज के बोझ के नीचे दबेगी और जिसके कारण वो एक डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में जा सकती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे लेने पड़ सकते हैं, जिसको हम डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन कहते हैं। इसलिए फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केन्स ने सजेस्ट किया कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी फॉर रिसेशन, सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, क्योंकि केन्स को हम रिसेशन इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं। रिसेशन से बचने के लिए उसने सुझाव दिए थे। केन्स ने कौन सी थ्योरी को पॉपुलराइज किया? करेक्ट आंसर वुड बी फिजिकल पॉलिसी। इसके बाद एक और क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्रिशन और ऑटोमेशन को यूज करके हाइब्रिड फॉर्म में अगर फिजिकल पॉलिसी यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर वुड बी फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा है जो इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल पॉलिसी को इंपैक्ट नहीं करता? तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, दैट इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू वर्जन अनएम्प्लॉयमेंट। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। क्राउडिंग आउट का मीनिंग हमने अभी देखा, ये होता है डिक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, सो करेक्ट आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, वीसीएस सर्कल कौन सा होता है ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल? ये वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है, ये इसका करेक्ट आंसर वुड बी ए। अगला और क्वेश्चन हो सकता है, नीचे में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी में से किसको हैम्पर नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी बी, क्योंकि टाइम लैग्स जो हैं वो इसकी इफेक्टिवनेस को हैम्पर नहीं करती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।